इच्छाधारी बाबा। मंदिर में कौन सा गोरख धंधा चल रहा था। मंदिर के ऊपरी भाग में बने स्पेशल कमरे से नीचे का सारा नजारा दिखाई देता था। वे इस कमरे में आराम करते हुए मंदिर में आने वाले भक्तों को देखते रहते थे। वैसे तो उन्हें मर्द भक्तों से इतना मतलब नहीं रहता था, पर उनमें से वे केवल ऐसे भक्तों पर ही निगाह गड़ाए रहते थे जो उन्हें पैसे वाला दिखाई देता था। इससे उलट वे मंदिर में आने वाली उन लड़कियों और औरतों को खास निगाह से देखते थे जो गरीब घरों की होती थी। वे अपने कमरे से ही उनके चेहरे को पढ़ लेते थे। उनमें से जिनमें उन्हें कोई उम्मीद नजर आती, उन्हें अपने दूसरे कमरे में बुला लिया जाता। इस दूसरे कमरे से ही इस कमरे तक आने का सफर तय होता था। वे इच्छाधारी बाबा कहे जाते थे। अब थोड़ा इच्छाधारी बाबा का इतिहास जान लेते हैं। उसका असली नाम मूलचंद था। वह शुरू से ही शान शौकत से जीने के सपने देखा करता था, पर वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, तो उसे जो सरकारी नौकरी मिली वह क्लर्क की थी। यह नौकरी भी मूलचंद को इस वजह से मिल गई थी कि उसके पिताजी भी सरकारी नौकर थे और रिटायर होने से पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मूलचंद को आसानी से नौकरी मिली तो उसके सपने जोर मारने लगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास घपला करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्लर्क की तनख्वाह तो इतनी होती नहीं कि वह उसमें ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके। घपला किया और पकड़ा गया। मूलचंद ने जितने रुपयों का घपला किया था उनको अपने एक दोस्त के पास रख दिया था, ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए तो उसके पैसे महफूज रहे। मूलचंद को भरोसा था कि वह पकड़े जाने के बाद इन्हीं पैसों की रिश्वत खिलाकर अपने आप को बेदाग साबित कर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। न केवल उसे नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि उसके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। डर के मारे वह फरार हो गया। रम्मू को अपने पुरखों से इस वजह से चिढ़ होती थी कि इतनी सारी जमीन मंदिर में लगा दी और इतनी कीमती जमीन पर मंदिर बना दिया। वह मंदिर जिस जगह पर बना था उसकी कीमत आज लाखों रुपए में हो गई। धीरे धीरे जब रम्मू ने मंदिर में खर्चा कराना बंद कर दिया तो मोहल्ले के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। कहीं मंदिर पूरी तरह से हाथ से न निकल जाए, इस भावना के चलते रम्मू मंदिर में अपना दबदबा बनाए रखता था। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मंदिर से आमदनी करा सके। मूलचंद यानी इच्छाधारी बाबा से रम्मू की एक डील हुई थी। इच्छाधारी बाबा ने उसे हर साल एक मुश्त मोटी रकम देने का लिखित करार कर दिया था। इसके बदले रम्मू ने पूरा मंदिर उसे सौंप दिया। बाबाजी ने आशीर्वाद देने के बहाने उसकी पीठ को सहला दिया। इसके बाद बाबाजी उस औरत का हाथ पकड़कर नाचने लगे। मंदिर के अहाते में जमा सभी भक्त भी बाबाजी के साथ नाच रहे थे। वे उसे यहां वहां छू रहे थे। वह औरत भी उन्हें छूने का भरपूर मौका दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वह औरत बाबाजी के कमरे में उनके सामने बैठी थी। बाबाजी उसे एकटक निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस औरत के चेहरे पर आने वाली लट को हटाते हुए अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, तभी उस औरत ने अपनी कमर में छिपी पिस्तौल को निकालकर बाबाजी के माथे पर अड्डा दिया। इच्छाधारी बाबा अभी भी मदहोश ही थे। उन्होंने पिस्तौल की परवाह किए बिना एक बार फिर उस औरत को बाहों में लेने की कोशिश की, पर अब की बार पिस्तौल से गोली निकल चुकी थी, जो तेज आवाज के साथ कांच की दीवार से जा टकराई गोली की आवाज बाहर नहीं गई थी, पर अंदर ही उसने इतना धमाका किया था कि बाबाजी का सारा नशा गायब हो चुका था। इच्छाधारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल पुलिस ने ही यह सारा प्लान बनाया था। वह खूबसूरत औरत एसपी थी जिसने बाबाजी को अपने मोह जाल में फंसाया था। पुलिस ने एक दिन पहले ही कुछ औरतों को एक होटल से गिरफ्तार किया था। उन्होंने ही मंदिर में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा किया था। बाबाजी के कमरे से गंदी किताबों के अलावा नशीली दवाएं भी बरामद हुई थीं। इच्छाधारी बाबा का पुराना कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका था। हवस का नतीजा, राज ने भाभी के साथ क्या किया। मुग्धा का बदन बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी, तभी उसका देवर राज वहां पानी पीने आया। उसने मुग्धा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला,
भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था। दोपहर से अचानक मुग्धा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर राज वहां पानी पीने आया। उसने मुग्धा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था। दोपहर से अचानक भैया को बताया। नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई। बस कल की बात है। अरे लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर मुग्धा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी, खाना बनते ही बुला लूंगी। मुग्धा की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए राज ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए, मैं बना देता हूं। आप जाकर आराम कीजिए। न लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। मुग्धा बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। मुग्धा का पति विनय कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। मुग्धा का 21 साल का देवर राज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर मुग्धा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर राज अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब मुग्धा 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हमउम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती रोटियां बन चुकी थी। राज ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। मुग्धा ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा जिसका शोर मुग्धा आज तक नहीं भांप पाई थी। राज की गर्दन धीरे से मुग्धा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से मुग्धा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। मुग्धा की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे राज के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज बंद जानकर मुग्धा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। राज हकबका गया और बोला, हां भाभी, बस हो ही गया। कहकर राज ने जल्दी जल्दी बाकी काम निबटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। मुग्धा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राज की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद मुग्धा सोने जाने लगी तो राज बोला, भाभी, 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूं। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। मुग्धा ने मना किया, लेकिन राज कहां मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूं भाभी, जहां से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। लेकिन मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहां आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी राज को कानूनी रूप से गोद लूंगी। राज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर मुग्धा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया मुंह से अचानक? राज का ध्यान मुग्धा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और मुग्धा का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे मुग्धा की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। मुग्धा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी।
तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राज की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। मुग्धा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राज के मोबाइल फोन में कैद मुग्धा की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तू ने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर मुग्धा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छंटती गई। विनय का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन मुग्धा बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने राज का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक विनय लौट आया और भागते हुए मुग्धा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुग्धा का शरीर एक ओर लुढ़क गया। मुग्धा, मुग्धा, चीखता हुआ विनय उसे झकझोरे जा रहा था, पर मुग्धा कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। 2 नंबर प्यार की खातिर बेटी ने अपने ही पिता की कर दी। हत्या कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में खुद ही बुरी तरह फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी थी और वह खुला हुआ था। पुलिस को संदेह हुआ तो अपनी नौकरी के चलते गीता को घर का काम निपटाकर जल्दी सोना होता था और सुबह जल्दी ही उठना पड़ता था। लेकिन उस दिन उठने में थोड़ी देर हो गई थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि जल्दी से रसोई का काम निपटाए। काम भी कम नहीं था। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना तक बनाना होता था। इसकी वजह यह थी कि उसकी बेटी सुदीक्षा कॉलेज जाती थी, जो दोपहर को घर लौटती थी, इसलिए उसका खाना बनाना जरूरी था। साथ ही यह भी कि उसे खुद को और पति कुलदीप को अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जाना होता था। दरअसल 37 वर्षीय गीता पंजाबी भाषा की प्रोफेसर थी और पिछले 15 सालों से सिविल लाइंस लुधियाना स्थित एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाती थी। उसका पति कुलदीप रेलवे में बतौर इलेक्ट्रीशियन तैनात था। कुलदीप सुबह 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और शाम को 5:30 बजे घर लौटता था। कुलदीप के चले जाने के बाद 9:30 बजे गीता भी अपने कॉलेज चली जाती थी, जबकि सुदीक्षा कॉलेज के लिए 10 बजे घर से निकलती थी। सबके जाने के बाद घर में कुलदीप का छोटा भाई हरदीप अकेला रह जाता था। हरदीप नगर निगम लुधियाना की पार्किंग के एक ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी रात की ड्यूटी होती थी। वह अपने भाई भाभी के पास ही रहता था। हरदीप रात 8 बजे घर से ड्यूटी पर जाता था और सुबह 9 बजे लौटता था। काम से लौटकर वह दिन में घर पर ही सोता था। कुलदीप, उसकी पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और हरदीप सहित 4 सदस्यों का यह परिवार लुधियाना के अजीत नगर, बकौली रोड, हैबोवाल के मकान नंबर 1751/116 की गली नंबर 3 में रहता था। कुलदीप के पिता राममूर्ति की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद कुलदीप ही घर का एकमात्र बड़ा सदस्य था। कुलदीप को मिलाकर परिवार में 3 कमाने वाले थे, सो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिता की दुश्मन बेटी उस दिन कुलदीप, गीता और सुदीक्षा घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने हिसाब से सभी को जल्दी थी। गीता ने नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने पति को आवाज दी, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुलदीप नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया तो गीता ने उसे परांठे परोस दिए। कुलदीप नाश्ता करने लगा तो उसे बेटी का ध्यान आया। उसने गीता से पूछा, सुदीक्षा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तुम नाश्ता करो। कुलदीप ने वहीं बैठे बैठे सुदीक्षा को आवाज देकर पुकारा, पर वह नहीं आई। कुलदीप ने 2-3 बार आवाज दी, पर सुदीक्षा के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने एक बार फिर टोका, तुम नाश्ता करो, वह आ जाएगी। पर कुलदीप को चैन नहीं आया,
क्योंकि उसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना पत्नी और बेटी के साथ खाना पसंद था। पत्नी के मना करने के बावजूद कुलदीप नाश्ता छोड़कर बेटी के कमरे में गए। सुदीक्षा के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि सुदीक्षा कानों में हेडफोन लगाए किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर कुलदीप को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर देखा तो स्क्रीन पर तरुण का नाम था। तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। यह बात कुलदीप अच्छी तरह जानता था। तरुण हंसबड़ा रोड पर पंचपीर के पास मेहर सिंह नगर में रहता था। उसकी मेडिकल शॉप थी। पिछले 3 सालों से सुदीक्षा और तरुण के प्रेम संबंध थे। कुलदीप शुरू से ही इन संबंधों का विरोध करता था। इसे लेकर उसने सुदीक्षा को कई बार फटकारा भी था। इतना ही नहीं, तरुण को लेकर बाप बेटी में कई बार कहासुनी भी हुई थी। फिर भी सुदीक्षा ने तरुण का साथ नहीं छोड़ा। कुलदीप उसे बराबर समझाता था कि फालतू के प्यार व्यार के चक्कर में न पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन सुदीक्षा ने पिता की बात कभी नहीं मानी। वह खुद को आजाद मानती थी और आजाद ही रहना चाहती थी। अपनी जिंदगी में उसे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। तरुण के मामले में तो वह किसी की भी नहीं सुनती थी। कर्तव्य बन जाता है कि वह अपनी संतान को गलत राह पर जाने से रोके और अपनी समझ के अनुसार उसका सही मार्गदर्शन करे। यही कुलदीप कर रहा था। दूसरी ओर कोई तरुण को भला बुरा कहे, यह सुदीक्षा को बर्दाश्त नहीं था। यही कारण था कि कुलदीप जब भी बेटी को समझाने की कोशिश करता तो वह हत्थे से उखड़ जाती थी। इसके साथ ही बाप बेटी के बीच तरुण को लेकर महाभारत शुरू हो जाता था। तरुण के मामले में सुदीक्षा अपने पिता को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी। उस दिन कहासुनी से शुरू हुई बात अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में कुलदीप ने सुदीक्षा के हाथों से मोबाइल छीनकर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद वह गुस्से में नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया। खाने का टिफिन भी घर पर ही छोड़ दिया था। परिवार में किसी तीसरे का दखल भी बढ़ाता है। कलह कुलदीप के बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाने के बाद गीता और सुदीक्षा भी बिना नाश्ता किए अपने अपने कॉलेज चली गई। रात को कुलदीप ने एक बार फिर बेटी को प्यार समझाने के लिए खाने की टेबल छत पर लगवाई। कुलदीप का भाई हरदीप खाना खाकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। गीता, सुदीक्षा और कुलदीप ने जब तक खाना शुरू किया तब तक हरदीप जा चुका था। मां बाप और बेटी के बीच जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था वह एक साथ खाना खाने से खत्म हो गया। खाना खाने के बाद कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। गीता और सुदीक्षा छत पर ही सो गई। यह बीती 19 जुलाई की बात है। अगली सुबह यानी 20 जुलाई 2018 की सुबह 5:30 बजे उठकर गीता छत से नीचे आई। यह उसका रोज का नियम था। नित्य कर्म से फारिग होकर जब वह पति कुलदीप को जगाने उसके कमरे में की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसकी नजर खुले हुए मुख्य दरवाजे पर पड़ी। मुख्य द्वार खुला हुआ था। वह तेजी से कुलदीप के कमरे की ओर लपकी। कमरे के भीतर का दृश्य देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। सामने बेड पर खून से लथपथ कुलदीप की लाश पड़ी थी। गीता ने डर कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना दी कि अजीत नगर की गली नंबर 3 के मकान नंबर 1715/121 ए में एक आदमी की हत्या हो गई है। जल्दी पहुंचे।